मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ ना, कुछ सेकंड्स के लिए आवाज़ गायब हो जाती है। हाँ शुक्ला जी, तो हम एक्सेल 2007 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सेल 2007 में हम आपको आज जो है थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस में ये नहीं पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हम कितने रो और कितने कॉलम्स होते हैं। शुक्ला जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? ओके सर, तो म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है। इसके बाद हम ये बात कर रहे हैं कि कितने रो और कितने कॉलम नहीं, हम एग्जैक्ट एवरीथिंग जो लिमिटेशन है उसके बारे में बात करके हम कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हैं, रो को कितना ऊंचा कर सकते हैं, कितने पेज ब्रेक्स बन सकते हैं इसमें, हम कितने करेक्टर टाइप कर सकते हैं, एवरीथिंग मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए अब जैसे कि रो एंड कॉलम के लिए चलो आप गिन लोगे, लेकिन हर एक चीज़ की जानकारी मिलेगी कहाँ कि कितने इसकी लिमिटेशंस हर फीचर्स की क्या है। तो इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेल के अंदर ही अवेलेबल है। आप एक्सेल का F1 प्रेस कीजिएगा तो एक्सेल हेल्प आएगा। ठीक है ना, एक्सेल हेल्प जब आएगा तो इसी में आप जो सर्च बार है ना, उसी में सर्च कर दीजिए लिमिट्स। लिमिट सर्च करते हैं, ऊपर आया था स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स। ये आपके मैक्सिमम लिमिट्स है। ओपन वर्कबुक हमने एक फाइल ऐसे ओपन कर रखी है ना, ऐसे कितनी फाइल ओपन कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ ऐसे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी, अब लेकिन बहुत सारे लोग इसको अनलिमिटेड कह देते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अभी तक जो भी मैंने कंप्यूटर में पढ़ा है, पढ़ रहा हूँ, कंप्यूटर में अनलिमिटेड वर्ड नहीं होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में कुछ भी हम काम, कुछ भी परफॉर्मेंस देते हैं तो उसके लिए एक स्पेस कैप्चर करता है मेरे हमारे मेमोरी के अंदर में, चाहे छोटा ही थोड़ा ही क्यों ना हो। जैसे एक फाइल क्रिएट करते हैं ना, 2 KB का स्पेस क्रिएट करता है। अब कभी ना कभी फाइल तो बढ़ेगी, 2 KB, कभी ना कभी 1 TB तो बनेगी क्या। इसलिए हम अनलिमिटेड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते लिमिट इज नॉट डिफाइंड डिपेंड ऑन सिस्टम कैपेसिटी, इस तरह से बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर में अनलिमिटेड वर्ड हम यूज नहीं करते हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप होस्टिंग की बात करें तो वो लोग अनलिमिटेड स्पेस देते हैं। तो वो लोग अनलिमिटेड स्पेस कैसे देते हैं, तो वो लोग अपने हार्ड डिस्क को इंक्रीज करते हैं, जैसे उनकी भरती जाती है वैसे इंक्रीज करते चले जाते हैं, लेकिन उनकी भी लिमिटेशंस होती है। तो उसके बाद इसलिए हम कोई भी टॉपिक को ये नहीं कहेंगे कि अनलिमिटेड है, इसी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो तरह से वर्कशीट की साइज क्या है, कितने रो और कितने कॉलम्स है, कॉलम की विड्थ कितनी है, कॉलम की रो की हाइट कितनी है, कितने पेज ब्रेक्स है, नंबर ऑफ करेक्टर हम कितने एक्सेल में टाइप कर सकते हैं, हीडर एंड फुटर में कलेक्टर कितने होते हैं, नंबर ऑफ वर्कशीट कितने होते हैं, ये सारा इसमें है। आप ये नहीं कर रहा हो कि आप इसको रट्टा मारो, लेकिन एक बार इसको कैजुअली पढ़ लो। लाना कैसे है, F1 प्रेस करोगे, लिमिट सर्च करोगे, आपके यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इसके प्रिंट आउट निकाल के रख लो, अपने कैब में कहीं पढ़ लो जहाँ जब टाइम मिले, लेकिन एक बार कैजुअली पढ़ लो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम क्यों पढ़ें, इसकी ज़रूरत क्या है, हमें क्या लेना देना है कि हमारा कॉलम कितना बड़ा हो सकता है, जितना बड़ा करना कर देंगे। रो की हाइट कितनी है, पेज ब्रेक से लेना देना है क्या। देखिए नॉर्मल एक्सेल में कुछ हद तक तो कोई लेना देना नहीं है इसका, लेकिन जब VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग आप यूज करेंगे तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपको कॉलम की साइज बड़ा करना है तो आप नॉर्मल एक्सेल में पकड़ा और बड़ा कर दिए, लेकिन यही काम आपको VBA प्रोग्रामिंग में जो रिपोर्ट ऑटोमेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी इसकी कॉलम बड़ा करवाना है आपको उसके जरिए, ताकि कुछ टाइप कर सके, ताकि शो हो। तो वहाँ पे आपको करेक्टर में लिखना पड़ेगा कि रेंज A/A डॉट कॉलम विड्थ इक्वल टू एक पर्टिकुलर नंबर। अगर पर्टिकुलर नंबर, मान लो कि आपको बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखना है तो बहुत बड़ा कॉलम की साइज चाहिए, तो आपने क्या किया, बड़ा कर दिया, बोल दिया 500, कॉलम विड्थ इक्वल टू 500। बट इसकी लिमिटेशन 500 है कि नहीं है, ये पता नहीं होगी तो आपका एरर देगा, फिर सोचोगे एरर क्यों दे रहा हो, तो इस पर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इसको पढ़ोगे तो तुरंत आपको आइडिया आ जाएगा इसकी कोई लिमिटेशन तो है नहीं, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गई है। या फिर एक सेल में हम जब फॉर्मूले लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया, तो जब हम लेंदी फॉर्मूले लगाते हैं, जब एक फॉर्मूले के अंदर एक फॉर्मूला लगाते जाते हैं तो कितना लंबा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो बोलते हैं कितने इफ लगा सकते हैं।
तो कोई बोलते हैं मैंने 255 लगाया था, कोई बोलते हैं 100 लगाया था, कोई बोलते हैं कि मैंने 10,000 तक लगा दिया था। तो लिमिटेशन इफ लगाने की नहीं है, लिमिटेशन है नंबर ऑफ करेक्टर्स की, किसके अंदर में नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं। तो एक सेल के अंदर में चाहे फॉर्मूला हो या वैल्यू हो, अब लिख कितने सकते हो, तो 32,767 आई थिंक, या 37,000 है, 32,767, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। मतलब कि आप इस फॉर्मूला उतना लगा सकते हैं जितना का करेक्टर 32,767 में हो जाए। तो बोलेगा सर इसमें ज़्यादा क्या सकता है, जो आप अंदर में उसके एक्सप्रेशंस लिखेंगे, इन आउटपुट्स लिखेंगे, उसके तो अलग अलग हो जाते हैं ना लेंथ, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ज़रूरी है इस चीज़ को जानना। तो एक बार कैजुअली आप लोग लिमिटेशंस को पढ़ लेना है, ताकि इन फ्यूचर में कभी डाउट्स प्रॉब्लम होती है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। ओके, गुड आउट। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है, और नेक्स्ट टॉपिक आता है कि किसी ऑप्शंस के बारे में मुझे जानना है तो कैसे जाना है। हर बार गूगल पे सर्च तो नहीं करेंगे ना, क्या बोले सर गूगल पे सर्च, जैसे मान लीजिए कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में जानना है, जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग में कर्सर रखोगे ऐसे आपका इसके बारे में दिख जाएगा। इतना समझ में नहीं आ रहा है तो F1 प्रेस करो, F1 में आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में दिख जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं इसको समझ में नहीं आता क्या बता रहा है, बात सही है, थोड़ा सा इसमें इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा लेंदी है, समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगी, इसमें नहीं आती। लेकिन हर चीज़ को गूगल पे सर्च करना और आपके वहाँ से रिजल्ट आपको ठीक ठाक मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि गूगल पे कौन देता है, गूगल पे जो चीज़ें दिखती है हम जैसे आप जैसे लोग आर्टिकल में या वेबसाइट में डाल देते हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिजल्ट आपका सही है, वो रिजल्ट आपका गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे हम इसका करें, तो इसलिए आप एक्सेल हेल्प में पहले सर्च करो। अगर आप एक्सेल हेल्प में इसको सर्च करते हो तो इससे क्या होता है कि एक्सेल हेल्प में जो चीज़ें दी गई है वो 100% सही है, क्योंकि उसकी प्रूफ रीडिंग हो रखी है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो एक्सेल हेल्प में सर्च करने के बाद जब आप इस पर गूगल पे सर्च करोगे, वहाँ पे अगर गलत होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ये गलत है, ठीक। या फिर आप ये देख सकते हो कि भाई हेल्प में तो कुछ और दिया हुआ है, यहाँ कुछ और दिया हुआ है, ऐसा कुछ हो सकता है, समझिए। तो हेल्प एक तो है कि आप वो जब इस पर कर्सर रखोगे तो उसकी जो स्क्रीन टिप्स आती है उससे पता चल जाता है। अगर इससे पता ना चले तो नीचे प्रेस F1 आ रहा है ना, क्लिक करते हैं आपको चला जाएगा, लेकिन सब पे नहीं जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर प्रेस F1 आ रहा है, हाँ इसमें प्रेस F1 आ रहा है, नहीं आ रहा। अब इसमें F1 दबाऊंगा तो अलाइनमेंट लेफ्ट के बारे में नहीं दिखाएगा, ये होम चला जाएगा, तो आपको यहाँ पे सर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ हो सकती है। ओके, तो हेल्प में यूज करना समझ में आ गया, कैसे हेल्प की यूज करोगे। मतलब कि एक्सेल की पूरी जानकारी आपके एक्सेल हेल्प के अंदर नहीं है, बस आप उसको सिक्वेंसली नहीं है, कहाँ से स्टार्ट करोगे कहाँ से ख़त्म करोगे इसकी कोई ये नहीं है, इसलिए लोग नहीं सीख पाते हैं। दूसरी चीज़ आती है शॉर्टकट्स। अब शॉर्टकट्स पे आते हैं, तो शॉर्टकट्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, मतलब किसी भी ऑप्शन का हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो हम उसकी जो ग्राफिक्स है उस पर पॉइंटर से पॉइंट कर सकते हैं यूज, क्या। दूसरा कीबोर्ड शॉर्टकट, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C। तो ऐसे हर ऑप्शन के कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स है। तो शॉर्टकट्स यूज करना या माउस यूज करना क्यों करेंगे, माउस और शॉर्टकट में हम किसको चूज करेंगे। तो देखिए शॉर्टकट के जरिए अगर आप काम करते हैं तो ऐसा माना गया है कि आपकी वर्किंग स्पीड जो है तकरीबन 30% इंक्रीज हो जाती है। ऐसा माना गया है कि अगर कीबोर्ड शॉर्टकट के जरिए आप काम करते हो तो माउस की अपेक्षा आपका स्पीड 25 से 30% इंक्रीज हो जाती है। दूसरा है कि एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ जाती है, ऐसा माना गया है। अब दूसरा एक समझिए ना, आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई ऑप्शन अप्लाई करने के लिए आपने दिया, पूरा काम शॉर्टकट से कीबोर्ड से कर रहे हो, माउस पकड़ ही रहे हो, इससे पता चलता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है और कितना अवेयरनेस एक्सेल के बारे में। तो सब जानते हैं कीबोर्ड का स्पीड पढ़ने रट्टा मारने से नहीं होता है, प्रैक्टिस से होता है, क्या। आप कीबोर्ड रट्टा मार जाओगे
तो आपको नहीं आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। जैसे आप कंट्रोल सी करने के लिए आपका दिमाग सोचता है, नहीं सोचता है, अपना उंगली चला जाता है, एंटर पे वगैरह उंगली चला जाता है, क्यों? कितना आपने यूज कर रखा है। तो उसी तरीके से सारे शॉर्टकट्स यूज करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात होती है कि शॉर्टकट्स के बारे में पता कैसे चलेगा कि सॉफ्टवेयर में क्या शॉर्टकट्स है। तो उसके दो तरीके हैं। पहला है कि उस पर जैसे कर्सर लेके जाओगे नीचे आपको उसका शॉर्टकट दिख जाएगा, कंट्रोल वी दिख रहा है। तो जिसका इसका शॉर्टकट है सबका यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे जिसका शॉर्टकट नहीं है डायरेक्ट वो नहीं दिखेगा। लेकिन मुझे इसकी एक लिस्ट चाहिए जिसकी मैं प्रिंट आउट लेके लगा सकूं, ताकि मैं जब मुझे याद ना हो तो मैं देख सकूं। हर बार मैं माउस से कर्सर लेके जाऊंगा तो मैं क्लिक ही कर लूं। तो उसके लिए भी आप F1 पे चले जाइए, गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट सर्च कीजिए, शॉर्टकट्स, एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शंस की, ठीक है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे इसके शॉर्टकट्स दिख जाएंगे, हर ऑप्शन के शॉर्टकट्स यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके अलावा कोई और शॉर्टकट्स नहीं है, सारे शॉर्टकट्स यहीं पे है। अब इसको रट्टा मारने से आपको याद नहीं होने वाला है, संस्कृत की श्लोक की तरह रट्टा मार जाओ तो याद नहीं होने वाला है, ठीक है ना। जैसे आप 10th 12th में करते थे, 9th में। तो कैसे होगा? इसको यूज करने से होगा। यूज कैसे करोगे? ऑफिस में काम करते हो, ऐसे घंटा 2 घंटा आपके पास टाइम पीरियड होगा जिसमें आपके पास काम कम होगा, या फिर काम का कोई डेडलाइन होगा कि आपको आधे घंटे में भेजना है, कल भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे टाइम में आप माउस का बिल्कुल यूज बंद कर दो, सिर्फ कीबोर्ड यूज करो। शुरुआत में थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे काम होगा, इसलिए ऐसे टाइम मत चुनिए जिसमें रस हो, जिसमें काम कम हो। घंटे 2 घंटे डेली आप अगर सिर्फ कीबोर्ड के जरिए काम करोगे तो घंटा 2 घंटा महीने 2 महीने में आपका पूरा दिन में बदल जाएगा, ठीक है। और आपकी कीबोर्ड की प्लेक्स पे आ जाएगी। सबसे अच्छा यूज यही है कि कीबोर्ड को किस तरह से यूज करो। तो कोई 1 घंटा 2 घंटा डिसाइड कर लो और आप माउस बिल्कुल यूज मत करो, या जितना हो सके कम यूज करो। क्लियर है? अब मैं आपको सलाह तो दे दिया कि आप माउस बिल्कुल यूज मत करो, लेकिन कुछ ऐसे काम है जो बिना जो है इसके शॉर्टकट्स नहीं है, तो उसको कैसे करोगे? जैसे कि मुझे अगर कलर अप्लाई करना है तो कलर अप्लाई करने का कोई शॉर्टकट नहीं दिख रहा है, कैसे करेंगे? या कोई ऐसे ऑप्शन है जिसके शॉर्टकट्स नहीं है, तो जहाँ पे आप माउस से जा सकते हो मेनू बार के अंदर में, वो आप कीबोर्ड से भी जा सकते हो। कैसे? अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस जैसे प्रेस करोगे आपके मेनू बार हाईलाइट हो जाएंगे और हर के सामने एक कीवर्ड आ जाएगा आपका। जैसे होम, हमें कलर अप्लाई करना है, कलर किसके अंदर में है? होम के अंदर में है। तो मैं अपने मेनू बार का H प्रेस करूंगा, जैसे मैं H प्रेस किया मेनू बार के जितने भी ऑप्शन थे सबके सामने एक न एक लेटर आ गया। अब मुझे कलर अप्लाई करना है, अगेन H, और अपना कलर सेलेक्ट करूंगा और एंटर मार दूंगा। ऐसे मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है तो सेम क्या करेंगे? ऑल्ट H, B फॉर बॉर्डर, A फॉर ऑल बॉर्डर, दिखा ये आए, तो ये दबा दूंगा। तो फर्स्ट टाइम था दिक्कत हुआ, सेकेंड टाइम पता चल गया, हमने देख लिया कि H से होम, B से बॉर्डर, A फॉर ऑल बॉर्डर, एक सीक्वेंस बन गया फर्स्ट लेटर का। तो सेकेंड टाइम अल्ट H B A, इजी हो गया। इस तरह से याद कर सकते हैं आप। तो अल्ट के थ्रू आप हर मेनू बार के अंदर में जा सकते हैं, चाहे वो N से इंसर्ट में हो या P से पेज लेआउट में हो। अब मान लो आप गलती से पेज लेआउट में आ गए हो तो क्या करोगे? एस्केप मारो, वापस आपका मेनू बार का जो हेडिंग है हेडिंग पे चला जाएगा। एस्केप मारते हैं। जैसे मैं ए से डेटा के अंदर आ गया लेकिन डेटा के अंदर ऑप्शन नहीं मिला मुझे, तो मुझे वापस फॉर्मूले में आना है, तो वापस एस्केप दबाओ और M एक्टिव आ गया, M दबा दो। जैसे आप लोग 2003 में करते थे ना, Alt+D+F, अल्ट से स्टार्ट में जितने भी शॉर्टकट 2003 में थे वो यहाँ पे इस तरह से यूज होते हैं, और 2003 के ही शॉर्टकट चलते हैं, ठीक है। डाउट? ओके, हाँ अल्ट 1 टाइम, सेकेंड टाइम दबाओगे तो हट जाएगा फिर, ठीक है। डाउट? अब जैसे कि अब कुछ तो हो गया, चलो मेनू बार के अंदर तो हम चलो ऑल्ट से चले जाते हैं,
राइट क्लिक कैसे करेंगे? तो आपके कीबोर्ड के अंदर में राइट क्लिक का ऑप्शन होता है, आप कीबोर्ड में देखिए राइट क्लिक का होता है, लैपटॉप है तो राइट क्लिक होता ही है इसके लिए। और जब राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि हर एक जितने भी ऑप्शन है उसमें एक चीज़ कॉमन है, किसी न किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन है। कट में टी के नीचे है, कॉपी में सी के नीचे है, इंसर्ट में आई के नीचे, डिलीट के नीचे, क्लियर कंटेंट एन के नीचे, है ना। इसका मतलब क्या है, ये आपका शॉर्टकट है। अगर मुझे फॉर्मेट सेल में जाना है तो हम क्या करेंगे, एफ है, एफ प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल हमारा आ जाएगा। आ गया? अब फॉर्मेट सेल आ गया तो फॉर्मेट सेल कैसे ऑपरेट करेंगे, अभी टैब मारेंगे तो इसके अंदर हम परफॉर्मेंस दे सकते हैं, टैब और एरो की से हम यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। मुझे अलाइनमेंट में जाना है तो कंट्रोल टैब, जैसे कि आप इंटरनेट वगैरह पे करते हो ना, इंटरनेट में आप खोलते हो तो उसमें एक टैब से दूसरे टैब जाने के लिए क्या करना है, इसे 3-4 टैब है आपका, तो मुझे इसमें हूँ, मुझे न्यू टैब पे जाना है तो कंट्रोल टैब, ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ भी कंट्रोल टैब ही चलता है, कंट्रोल टैब से आप मूव कर सकते हो, और टैब से इसके अंदर है, फॉन्ट में आया इसके अंदर में आना है तो टैब मारिए, इसके अंदर में आप आ जाएंगे। क्लियर है? मैं बॉर्डर पे हूँ, मुझे अलाइनमेंट पे जाना है तो कैसे जाए, तो शिफ्ट जो हमारा की होता है ना वो रिवर्स का काम करता है, कि जिस कीबोर्ड जिस शॉर्टकट के जरिए, जिस की के जरिए आपका जो काम होता है शिफ्ट के साथ वो इसको यूज करते हो तो क्या हो जाता है आपका, वो आपका हो जाता है अपोजिट, रिवर्स हो जाता है। तो अगर हम कंट्रोल टैब से आगे बढ़ते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे आएंगे, पीछे आगे, तो कंट्रोल टैब से आगे, कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे, टैब से इसके अंदर में। अगर आपको स्पेस बार में क्लिक करना है, सॉरी इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है तो क्या करोगे, स्पेस बार क्लिक अनक्लिक करिए, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि जो इसके नीचे अंडरलाइन है ना वो दबा दो, एम मर जाएगा, ठीक है, इसका यूज कर सकते हो। ओके, अब कर्सर को मूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एरो की। कभी एरो की आपका खराब हो गया, लैपटॉप में हो एरो को खराब हो गया तो क्या करोगे, आपके पास एक टैब की है जो आगे बढ़ रहा है, एक एंटर की है जो नीचे आ रहा है, तो मेरा ये आपको क्या पता है, शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है। तो कंट्रोल टैब से आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल टैब से हम पीछे आएंगे, एंटर से नीचे आएंगे और शिफ्ट एंटर से ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब तो हमने माउस के बगैर कीबोर्ड पे काम करना सीख लिया, अब बात ये आती है कीबोर्ड के बगैर माउस में कैसे काम करेंगे। मान लिया आप ऑफिस में हो, आपका कीबोर्ड खराब हो गया, या कीबोर्ड को एक की @ खराब हो गया, बिना @ के मेल कर सकते हो आप, नहीं कर सकते। तो कीबोर्ड चेंज करने का प्रोसीजर क्या है आपके ऑफिस में, टिकर रेज करोगे, आईटी वाले के पास जाएगा, आईटी का बंदा आएगा, कीबोर्ड उठा के देखेगा नहीं चलेगा, बोला भाई रिप्लेस करना होगा, ठीक है। हार्डवेयर रिप्लेसमेंट फॉर्म फिल करोगे, आपका एचओडी उसको अप्रूव करेगा, देन कहाँ जाएगा, आईटी के पास जाएगा, आईटी के एचओडी अप्रूव करेगा, देन जाएगा एडमिन के पास, एडमिन परचेज ऑर्डर बनाएगा, वेंडर के पास जाएगा, वेंडर डिलीवरी करेगा, वापस एडमिन, एडमिन आईटी, आईटी टू स्टॉक, स्टॉक टू आईटी। एटलीस्ट 24 घंटे कम से कम, कितना ही फास्ट आपकी कंपनी काम क्यों नहीं कर रहा, 24 घंटे तो लगने ही लगेंगे, कम से कम 24 घंटे तो लगने ही है। अगर डायरेक्टर को भी चेंज करना होगा ना तो उसको भी 24 घंटे देने ही पड़ेंगे कम से कम, क्या बोल रहे हो। तो 24 घंटे आपके काम ठप, अगर आप एक दिन काम नहीं करते हो तो बोले कंपनी क्या जा रहा है, आपका क्या जा रहा है, जा रहा है। आप लोग अप्रेजल का जो फॉर्म भरते हो ना, क्या आप लोग परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजते हो डेली, नहीं भेजते हो। जो कंपनी एमएनसी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है, जैसे कि फेरेपोर्टल ले लो, आपका क्या बोलते हैं एसेंचर वगैरह में क्या होता है कि डेली बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट जाता है कि आप पूरे दिन में आपने क्या काम किया, और वो डेली से मंथली, मंथली से ईयरली कैलकुलेट होता है, और उस परसेंटेज के बिहार पे आपका अप्रेजल पॉइंट क्रिएट होता है, ठीक है ना। और उस अप्रेजल पॉइंट के अगेंस्ट आपका अप्रेजल होता है कि आपकी सैलरी या फिर आपको कितना % का इंक्रीजमेंट होगा। ऐसे बहुत सारी कंपनीज रूल को फॉलो करती है।
तो मान लीजिए कि पॉइंट कैसे होते हैं कि अगर आपकी पॉइंट 45 से 60 के बीच में है तो आपकी जो सैलरी है वो 5% इंक्रीजमेंट होगी है। आपका 61 से लेके 90 के बीच में है तो आपका 10% इंक्रीज होगा, पॉइंट सैलरी इंक्रीज होगा। तो इतना होता नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 90 से 100 के बीच में है तो इस तरह से स्लैब होते हैं, आपका 15% सैलरी इंक्रीज होता है। अब मान लीजिए कि आप एक दिन आपने काम नहीं किया जिस कारण से आपका पॉइंट जनरेट नहीं हुआ, उस दिन का परफॉर्मेंस जनरेट नहीं हुआ जिस कारण से आपका पॉइंट जनरेट नहीं हुआ, तो आपका पॉइंट जो है वो कितना रह गया, वो रह गया आपका 59.9%। तो आप इस स्लैब से दूर हो गए, मतलब कि आपको एक साल 5% सैलरी कम मिल रही है, नुकसान हुआ। फिर अगले साल आपने मेहनत किया, अगले साल आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, फिर 5% कम पे इंक्रीजमेंट होगी, कितना नुकसान हुआ। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया है कि लव योर जॉब, लव योर नॉट कंपनी, ठीक है ना। अपने जॉब काम को प्यार करो, कंपनी को प्यार मत करो। तो इसलिए आप अपने, इसीलिए बता रहा हूँ कि एक एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप उस कंपनी में काम करते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आ रहा है कि मेरा कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है तो मैं अपना काम कैसे कर लूँ। शायद आप लोगों को पता होगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर में एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है, इसको हम वर्चुअल कीबोर्ड कहते हैं। इसका यूज कर सकते हो आप क्या। ये बिल्कुल माउस से ही पूरा काम होगा, माउस से टाइपिंग हो गया, सब चीज़ हो गया, आप पूरा कर सकते हो। हालांकि ऑफिस में टाइपिंग का काम तो कम ही होता है ना, हम लोग डेटा भी ज़्यादा खेलते हैं, हेडिंग वेडिंग टाइप करना होता है या मेल टाइप करना होता है, तो वो तो कर सकते हैं। तो कहने मतलब कि रिसोर्सेज आपके पास नहीं है तो रिसोर्सेज की डिमांड जरूर करो, लेकिन रिसोर्सेज के बगैर आप तो बोल दो कि ये मेरे पास कीबोर्ड नहीं है तो आज मैं कुछ नहीं करूँगा, पूरा फ्लोर पे घूमूंगा, तो ये गलत है, ठीक है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट हैंडलिंग आपको समझ में आ गया एक्सेल के ऊपर, तो डाउट इसमें। अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्या अगर मैं एक्सेल पे तो काम कीबोर्ड से कर लूँगा, क्योंकि बाकी जैसे डेस्कटॉप पे करना है या कहीं और करना है तो कैसे करेंगे फिर, उसके लिए तो फिर शॉर्टकट पता ही नहीं है हमें, या फिर वर्ड पे या पावर पॉइंट पे। तो जैसे आपने एक्सेल के शॉर्टकट निकालने हैं वैसे इसके भी शॉर्टकट निकाल सकते हैं आप। विंडो की के साथ F1 प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पे हेल्प जो खुल के आएगा, किसका हेल्प खुल के आएगा, ये आपका विंडो का हेल्प खुल के आएगा। अब इस पर सर्च कीजिए शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट आ गया, ये आपके कीबोर्ड शॉर्टकट आ गए सारे जो कि विंडो में यूज होने वाले हैं, अलग अलग कैटेगरी का। पर आपके पास टाइम है तो इसको भी पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन करते रहिए, कुछ दिनों में इससे भी कमांड हो जाएगा आपका, राइट। ऐसे वर्ड पावर पॉइंट जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं उनके शॉर्टकट्स आप निकल सकता है आपके पास, तो उसके हेल्प में हर एप्लीकेशन का हेल्प जरूर होता है। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो साथ यूजर मैनुअल आता है, तो ये भी एक तरह से यूजर मैनुअल होता है, इसका यूज कर सकते हो। अब चलिए कुछ और भी ऑफिशियल बातों पे हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो डेटा होता है, तो मुझे अगर किसी फाइल को ढूंढना है, जैसे मैं डाउनलोड में बहुत सारे एक्सेल फाइल है, मुझे इस एक्सेल फाइल के बारे में पता करना है कि एक्सेल फाइल जो है क्या, मतलब कि तो उस पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लिक करना पड़ेगा, उसको ओपन करना पड़ेगा ना, तो ये पता चलेगा कि आखिर है क्या है, क्या डैशबोर्ड है सारा ये। या फिर हमारे जो डेस्कटॉप पे इसमें देख लेते हैं, हमारे पास जो इसमें डाउनलोड इसमें भी फाइल है, तो जब तक इसको खोलेंगे नहीं तब तक पता चलेगा कि क्या है। हम्म तो एक भी नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरी विंडो में तो नहीं आ रहा है, इसमें कर्सर ले आते इसके बारे में ये आता है ना, पीछे माउस आता है ना, क्या हो गया, आ गया है, ये आ जाता है ना।
तो अगर आप ये तो इससे बताता है कि टाइप क्या है और डेट कब हुआ, मॉडिफाइड डेट क्या है और कितने और पेजेस इसके बारे में बता रहा है, या फिर जो भी डेटा है उसके साइज के हिसाब से बताता है ना। आप चाहोगे तो इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कैसे? आप राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ, डिटेल्स, डिटेल्स आ रहा है। अब इसके डिटेल्स में आप जो भी मैनेज करना मैनेज करो, क्योंकि हम अपने ऑफिस में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं फाइल को ढूंढने में। 2-3 दिन पुराना फाइल ढूंढने में हमको टाइम लग जाता है क्या। तो क्यों ना इसको हम एक ढंग से रखें, ये इंपॉर्टेंट, हर फाइल को नहीं जो लेकिन इंपॉर्टेंट फाइल है उसके लिए। जैसे मैंने ये बोल दिया और यहाँ पे टारगेट दे दो, टैक्स दे दो, यहाँ पे कैटेगरी में मैंने दे दिया, या कोई जो भी देना दे सकते हो, कमेंट में दे दो 9 to 10। ठीक है, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब जैसे इस पे एक बार इसको रिफ्रेश कर लो, जैसे इस पे कर्सर जाएगा यहीं पे आपको दिख गया। यही नहीं, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ इस फाइल के अंदर, जैसे मैंने सर्च कर दिया इसमें सॉरी एग्जाम्पल आ रहा है, तो इसमें और भी से सर्चिंग कीवर्ड डिजाइन कर सकते हैं। कीवर्ड पता क्या होता है, कि इस फाइल को और किस किस हिसाब नाम से आप बहुत जानते हो। सॉरी, जैसे कि अगर आपके पास आपकी मेरी वेबसाइट ही ले लो, मेरा एक्सेल ही है, मेरी वेबसाइट है, तो मैं वेबसाइट में मेरा कीवर्ड सेट कर रखा है कि मुझे एडवांस एक्सेल कोड मेरा नाम से आईपीटी से, तो सारे कीवर्ड यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, ताकि आपको सर्चिंग में आपको एग्जैक्ट फाइल नेम से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बारे में जो जो चीज़ें जानते हो उससे भी सर्च कर सकते हो, तो आपको फाइल लिस्ट आ जाएगी। तो सर्चिंग में आपके लिए बेनिफिट होता है। अगर आपके पास ऑफिस में टाइम है, अगर आप बना सकते हो, तो मैं तो बोलूँगा एक फाइल का डेटाबेस ही तैयार कर लो, जिसको हम लोग फाइल लोकेशन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि डेट, कि फाइल किस डेट को क्रिएट हुई थी, नेम, फाइल का नेम क्या है, ठीक है ना, फ्रॉम डेटा किस डेटा से बनी है, टू वगैरह 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 जो भी परफॉर्मेंस है वो डाल दो। बाद में जहाँ पे सेव है उसका पाथ डाल दो। सब मैच हो गया, पाथ डाल दो, जिससे आपको ढूंढने में आसानी होगी। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप शेयरिंग मोड पे काम करते हो, जैसे आप नहीं हो तो आपके सिस्टम पे कोई और भी काम कर रहा है, या फिर आप छुट्टी पे जाते हो तो आपके बगैर कोई और भी काम करता है, तो उसको फाइल ढूंढने में सहूलियत होगी, क्योंकि आपके पता है कि आपने फाइल कहाँ रखा है। लेकिन आप मान लो 1 हफ्ते की लीव पे चले गए, तो उसको पता नहीं आपका फाइल कहाँ का है, बार बार फ़ोन करके परेशान करेगा आपको। तो इस तरह से डाल सकते हो। दूसरा कि अगर परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते हो तो इसमें आपको सहूलियत होगी। तीसरा, जब आप जॉब छोड़ोगे तो हैंड ओवर देने में आसानी होगी। हैंड ओवर तो सारे फाइल बतानी पड़ेगी ना आपको। अगर लिस्ट बना के रखोगे तो बोले भाई देख सारे फाइल डेट टाइम से मैंने यहाँ मेंटेन कर रखे हैं, जो ज़रूरत हो देख लियो, जो समझ में आए पूछ लियो फ़ोन करके। तो हैंड ओवर देने में वरना आपको 2-3 दिन लग जाएंगे हैंड ओवर देने में। तो एक दिन में बंदा समझाओगे तब मुझे 10-15 फाइल समझ पाएगा वो। हाँ? नहीं, हैंड ओवर देना ही पड़ेगा ना, जब तक वो बोलेगा नहीं तो तक रिलीज नहीं करेगा आपको। अच्छा, नहीं तो आपके लिए नहीं है ना, बाकी लोगों की तो थोड़ी है कि आप चलो, आप तो अपने एचओडी में हैं तो आप चलो जाए, लेकिन अगर बाकी बाकी कंपनियों की बात करें तो जब तक आपके जगह पे दूसरा बंदा आया है आपका काम नहीं समझ लेगा, तब तक आपको ऑफिशियली आप अकाउंट हो जाइए, बात अलग है। लेकिन ऑफिशियली रिलीजिंग लेटर जो है कैसे दे देगा, क्योंकि काम उस बंदे को करना है ना, क्योंकि बाद में आप उसको हेल्प करेंगे फ़ोन पे कि नहीं करेंगे इसकी गारंटी थोड़े। जब तक जो आपके बंदा आप बोल लेता है कि हाँ मेरा काम ठीक ढंग से कर लेते हैं, तब तक वो आपको हैंड ओवर कैसे दे सकता है, कैसे आपको हैंड ओवर रिलीज करेगा वो। ठीक है, सरकार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा खासा होता है। एक ट्रांसफ़र होता है एक किसी कर्मचारी का
तो पूरा का पूरा हैंड ओवर बस ले लेता है। तो हैंड ओवर लेते पे साइन नहीं होता तो ट्रांसफर वहाँ पे हैंड ओवर नहीं ले सकता है, फिर हैंड ओवर रिसीव नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी का दिल्ली से ट्रांसफर मुंबई हुआ है, तो दिल्ली वाला जो दिल्ली पे जो आया है उसको हैंड ओवर लेटर पे तो वो साइन नहीं करेगा, तब तक मुंबई वाला उसको रिसीव नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपके लिए बेनिफिट होता है अगर मेंटेन करके रखते हो तो। ठीक है, ये तो हो गई आपकी शॉर्टकट्स और बाकी चीज़ें से रिलेटेड चीज़ें होगी जिसको आप ऑफिस में यूज कर सकते हैं। अब मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एक्सेल की सेटिंग्स। अब एक्सेल की सेटिंग्स ही पहले हम क्यों जान लें। देखिए एक्सेल जब भी हम कोई नया चीज़ लेते हैं, जैसे कि आप सेलफोन ही नया लेते हैं तो उसकी अपने हिसाब से उसका वॉल पेपर रिंग टोन बहुत सारी चीज़ें चेंज करते हैं ना। क्यों चेंज करते हैं? ऐसा तो नहीं उसमें रिंग टोन नहीं होता है, वॉल पेपर नहीं होता है, होता तो है ना। क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट होता है वो आपको शूट नहीं करता, अपने हिसाब से करना चाहते हो, कस्टमाइज करना चाहते हो। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक्सेल की सेटिंग्स करके दिया है, लेकिन कुछ ऐसे सेटिंग्स है जो हमारे वर्क एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फिट नहीं होता है, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई या चेंज करते हैं ताकि हम काम करने में दिक्कत ना हो। तो ये सेटिंग हम देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो फाइल ऑप्शंस में इसमें क्या है, न्यू, ओपन, सेव एज वगैरह है, तो ये चीज़ें तो हम तो जानते हैं इसको क्या पढ़ना है। हम डायरेक्ट चलते हैं एक्सेल ऑप्शंस के अंदर। एक्सेल ऑप्शन में कई सारे कैटेगरी है। सबसे पहला है पॉपुलर। इसमें अब इस तरह के सेटिंग्स में हर एक चीज़ आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसे छेड़ना नहीं, हमने छेड़ दिया तो फिर आपको एक्सेल को रीइंस्टॉल करना पड़ जाएगा। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए ज़रूरत है, वही सिखाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है एनेबल फिल लाइव रिव्यू। मतलब कि 2007 ऑनवर्ड क्या है, होल्ड करो। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इस पे कि हमारा जो कलर ए है, मतलब कि कलर जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो हमें ये होता है लाइव प्रीव्यू होता है। जैसे जैसे हमारा कर्सर जाता है वैसे वैसे हमारा कलर यहाँ पे दिखते जा रहा है ना, इसको बोलते हैं लाइव प्रीव्यू। ठीक है ना। तो जब लाइव रिव्यू होता है ना, तो कभी कभी ये आपका डिसेबल हो जाता है। यहाँ से अगर डिसेबल कर देता है कोई, बाय डिफॉल्ट एनेबल होता है, अगर किसी ने इसको यहाँ से डिसेबल कर दिया तो नहीं दिखेगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि एक बार अगर कोई कलर, जैसे कोई कलर आपने अप्लाई कर रखा है ऊपर, सेम ऐसा ही कलर आपको अप्लाई करना है, या फिर जानना चाहते हो कि कलर कौन है, तो यहाँ पे आइए और आप मैच करके देख सकते हो। देख रहे हो, मतलब एक एक अप्लाई करके प्रॉब्लम होती है, दिख तो जाती है लेकिन प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा है कि मेरे, आप देखेंगे एक्सेल में डेवलपर टैब आ रहा है, लेकिन डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। आप लोग अपने सिस्टम में देखोगे तो डेवलपर टैब आपको नहीं दिखेगा। तो ये डेवलपर टैब आता कैसे है, तो आपको एक्सेल्स में यहाँ पे शो अनेबल शो डेवलपर टैब इन द रिवन होता है, उसमें होता है। लेकिन आप 2007 और 13 पे जाए तो आपको ऑप्शन से मिलेगा, एडवांस में मिलेगा, फाइल के अंदर एडवांस में मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें नहीं होता है। दूसरा चीज़ है कि इसका एक डिफ़ॉल्ट कलर है। हेलो, बोलिए। एनएसटी से बोल रहे हैं आप? मुझे कोई जानकारी नहीं चाहिए थी, ऐसे मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर, हाँ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपको, हाँ एक्सेल ऑप्शन पे अगर हम आते हैं तो हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कलर स्कीम। तो कलर स्कीम में क्या होता है कि आपका कलर क्या है, ब्लू है। ब्लू की जगह आप 3 कलर रख सकते हैं, सिंबल ब्लैक चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, थीम कलर। ऐसा इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ज़्यादा चूज कर सकते हैं। और आपको 2013 में आपको कहाँ मिलेगा, एडवांस में मिलेगा। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि कुछ भी किसी भी ऑप्शन के बारे में जानना हो तो उस पर कर्सर रखिए और आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, तो शॉर्टकट और बाकी चीज़ देते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग इंटरव्यू लेते थे ना, तो ये ऑप्शन डिसेबल कर देते थे। एक से होल्ड कीजिएगा, NSD से आ रहा है, नेशनल स्किल्स। हमने कलर बताया,
फिर मैंने बोला कि जो हमारा ये क्लिक करते ही जो आ जाता है, तो इसको कैसे हटाया, मतलब कि क्लिक करते जो ये स्क्रीन टिप्स आता है ना, तो इंटरव्यू लेते समय हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो इसके लिए ऑप्शंस के अंदर में यहाँ पे होता है डोंट शो स्क्रीन टिप्स, इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और करते हैं, एक चीज़ और देखिए, जब आप जनवरी लिखते हैं, जनवरी से नीचे 5 आ गया, ड्रैग करते ही सेम संडे लिखा मैंने, ड्रैग किया, संडे मंडे ट्यूजडे आ गया। तो क्या मैं किसी का नाम लिखूं तो क्या होगा, क्या होगा, आ गया। ये स्क्रीन टिप्स होते, ये जो होता है कस्टम लिस्ट होता है। तो कस्टम लिस्ट इसका यूज क्या है, आपके ऑफिस में ऐसे बहुत सारे काम होंगे जिसको लिए आप माने कि कॉपी पेस्ट करते होंगे या टाइप करते होंगे एक लिस्ट, जैसे कि टीम का लिस्ट हो गया, प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, आपकी सिटी लिस्ट हो गया, क्लाइंट लिस्ट हो गई, तो हर बार आपको टाइप करना पड़ता होगा। हम्म? तो इसको आप अपने एक बार अपने सिस्टम में ऐड कर लीजिए, कस्ट कहाँ पे, एक्सेल ऑप्शंस, यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट, ठीक है। एडिट कस्टम लिस्ट के अंदर में आप जो न्यू लिस्ट पे आप जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ऐड कर, जैसे मैंने पुनीत को ऐड कर रखा है, ऐसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैं एक सिटी लिस्ट ऐड कर रहा हूँ, हमने दे दिया दिल्ली, एंटर मारा, नेक्स्ट, पुणे, मुंबई, नोएडा, ठीक है, और यहाँ पे जयपुर, तो इस तरह से आप ऐड कर लीजिए, ऐड पे क्लिक कीजिए, आ गया नेक्स्ट एंड ओके एंड ओके। अब मैं यहाँ पे दिल्ली, पुणे, नोएडा जो भी डालूँ वहाँ से ड्रैग कर, जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग दिल्ली से किया आपने दिल्ली ड्रैग करना है, कुछ भी लिख के ड्रैग कर, वहाँ से लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी आप। एक तो टाइप कर लिया, दूसरा आता है कि अगर आपके पास कोई सिलेक्टेड लिस्ट है, जैसे कि मैं कुछ लिस्ट यहाँ पे डालता हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट, जैसे डीवीडी, सीडी, एचडी, टीएफटी, ऐसे हमारे लिस्ट बने बनाए लिस्ट बहुत सारे हैं। अब मैं इसको करना चाहता हूँ, मैं टाइप करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद हम एक्सेल ऑप्शन पे आएंगे, एडिट कस्टम लिस्ट, और इसमें करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट, सिलेक्शन बनाइए, इंपोर्ट करिए। और याद रखिएगा कि आप एक्सेल सेटिंग में चेंज करते हो ना, किसी पर्टिकुलर फाइल में चेंज नहीं होता है, ये ओवरऑल एग्जाम हमारे जो एप्लीकेशंस है उसमें ऐड होता है। तो मैं ये जो फैसिलिटी हमने यहाँ पे ऐड किया है, इसको कहीं भी किसी भी न्यू फाइल या फिर पुराने क्रिएटेड फाइल पे हम यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ऐड होगा। मतलब कि आपको आएगा नहीं लिखा हुआ, मतलब कि लिख के ड्रैग कर सकते हैं। मैंने अभी तो मैंने पुनीत को ड्रैग किया ना, था यहाँ पे, नहीं था ना, इस तरह से, ठीक है। एक्सेल कस्टम लिस्ट, इसका यूज हम सॉर्टिंग मीटिंग के लिए भी करते हैं, सॉर्ट के लिए भी करते हैं। जैसे आपको मंथ सॉर्ट करना है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग करोगे तो क्या होगा, जन पहले थोड़ी आएगा, या फिर दिसंबर पहले तो ही आएगा, नहीं आएगा ना, तो उस केस में इस लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट होता है। तो आगे चल के बताऊंगा मैं आपको। दूसरा, जब भी मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, मुझे एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट मिलता है, डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट साइज होती है, डिफ़ॉल्ट शीट्स होते हैं ना, तो ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो आप। बाकी कैलेवरी फॉन्ट नहीं रखते हो आप, एरियल रखते हो या फिर कोई और फॉन्ट रखते हो, तो और फॉन्ट जो आप रखते हो ना, वो फॉन्ट भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। कहाँ से, फॉन्ट की साइज, व्यू जो सेट करोगे वो हर बार में वही आएगा। ठीक है,
और अभी भी कंट्रोल एन करते हो आपको 3 सीट्स मिलते हैं, 2013 पे 1 मिलता है। यहाँ अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, मैं जब भी करता हूँ मुझे 5 मिलते हैं, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर रखा है। दूसरा ऑथर नेम, अब कोई फाइल आपके पास किसी के पास से मेल पे आती है, तो आपको पता करना है कि इस फाइल को किसने बनाया है। तो वो पता करने के लिए कैसे करोगे, राइट क्लिक, इसकी प्रॉपर्टी पे जाओ, इसमें इसका ये होगा डिटेल्स में इसका ऑथर होगा, इसे कारी ने बनाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर्सर रखते भी आ जाता है, आ रहा है ना यहाँ पे ऑथर मैट्रिक। तो ये ऑथर नेम कहाँ से आता है, ये ऑथर नेम आपको एक्चुअली ऑप्शन से आता है यहाँ से। तो यहाँ पे डिफॉल्ट आपका लॉगिन आईडी होता है, आप चेंज कर सकते हो। लेकिन लॉगिन आईडी किसी का आपके नाम का नहीं है, कोई अलग है, एम्प्लॉय आईडी वगैरह है, या कोई अलग एडमिन यूजर वगैरह है, तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो, ताकि कोई किसी को फाइल मेल करो तो पता चले कि फाइल को एक्चुअली किसने क्रिएट किया है, बॉस आपका क्रेडिट ना ले सके ये फाइल मैं बना के भेजा हूँ क्या। तो ऑथर ने यहाँ सेट कर सकते हो, क्लियर है। और फॉर्मूला में आते हैं तो कोई खास नहीं है, R1C1 रेफरेंस स्टाइल है जो कि 1 2 3 कर देता है ऊपर की हेडिंग को, लेकिन इसका यूज अब यहाँ नहीं होता है, अब DVM इसका यूज होता है जो मैं आपको बताऊंगा हेल्प के लिए, ठीक है। प्रूफिंग में आते हैं, हमारे पास प्रूफिंग में एक ऑटो करेक्ट ऑप्शन है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन मतलब कि जानते होंगे इसके बारे में, जैसे मैं DS लिखूं तो अपने आप डेली सेल्स रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए। DS लिखा, यहाँ पे करता हूँ डेली सेल्स रिपोर्ट, इसको ऐड कर दिया। अब मैं एक्सेल पे DS लिखूंगा, स्पेस मारूंगा, अपने आप डेली सेल्स रिपोर्ट बन जाएगा। इसका बेनिफिट है कि बड़े बड़े सिंटैक्स है या कुछ ऐसे नाम है या आपके हेडिंग्स है जो आपको बार बार लिखने पड़ते हैं, तो उसके लिए इसके लिए शॉर्टकट्स बना सकते हो आप। या कुछ ऐसे साइंटिफिक नेम है या साउथ इंडियन नेम, इसकी स्पेलिंग भूल जाते हो आप, मान लो आपके बहुत साउथ इंडियन है, उसकी स्पेलिंग भूल जाते हो, उसको उसकी स्पेलिंग गलत लिख के भेजोगे तो क्या करेगा क्या। तो उसको आप शॉर्ट नेम क्रिएट कर लोगे, आप स्पेस मारते हो उसका पूरा नाम आ जाएगा, बार बार आपको याद करने की झंझट ही नहीं है। दूसरा एक और है, जैसे हमने www.google.com लिखते हैं ना, तो ये इस तरह का कोई आ जाता है हाइपर लिंक, ईमेल आईडी पे भी आ जाता है। तो किसी का मेल आईडी का डेटाबेस आप बनाते हो तो इस तरह से आ जाता है, तो दिक्कत होती है ना। आप सेलेक्ट करने के लिए जाते हो, क्लिक हो जाता है, मान लो कि मुझे इसको एडिट करना है इसमें, जब मैं इसमें कर्सर रखने जाऊँगा तो क्लिक हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ इस तरह का ना यार, नॉर्मल डेटाबेस की तरह है। तो ऐसा कहाँ कहाँ से चेंज कर सकते हैं हम, वो कर सकते हैं हम प्रूफिंग के अंदर में ऑटो करेक्ट, यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट ये टाइप इंटरनेट नेटवर्क पाथ, इसको मैं हटा दूँ फिर ओके करूँ, तब क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ www.iptindia.com, वेबसाइट डालते हैं, एंटर मारते, चेंज नहीं हुआ। ऐसे मेल आईडी वगैरह पे तो इसका चेंजिंग कर सकते हो। स्पेल चेक करते हो आप लोग, किससे करते हो, F7 से करते हो ना स्पेल चेक, नहीं किया कभी, मैं तो ज़्यादा करता हूँ। स्पेल चेक क्या करता है, यहाँ पे रिव्यू में होता है कि बताता है कि इसकी आपकी स्पेलिंग में जो है वो डायरेक्टरी में है कि नहीं, गलत है सही बताता है। तो ये बता रहा है नॉट इन डायरेक्टरी, सेशन दिया कि इससे बुक होगा, बात सही है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्पेल चेक लगा समझते हैं कि मेरा स्पेलिंग करेक्ट हो गया, लेकिन जो स्पेलिंग करेक्ट हुआ नहीं हुआ। अगर आपका वर्ड अगर इसमें लिखा हुआ है, अपर केस में लिखा हुआ है, तो उसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि अपर केस को टाइटल मानता है या फिर वो कुछ और चीज़ मानता है। तो एक यहाँ प्रूफिंग में यहाँ होता है अपर केस, अपर वर्ड इन द, इग्नोर अपर वर्ड इन द वर्ड इन द अपर केस, कब, जब आप स्पेलिंग प्रोग्राम चलाएंगे तो। तब यहाँ से अनक्लिक कर देंगे तो आपको आ जाएगा। अब मेन चीज़ आता है सेव पे। देखिए जब भी हम कंट्रोल S करते हैं मेरा फाइल सेव होता है, इसमें दो चीज़ें होता है, एक तो ना लाइब्रेरी जो है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी दिखाता है डिफ़ॉल्ट सेव लोकेशन, दूसरा कि यहाँ पे आपका दिखाता है क्या है, एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक, या फिर एक्सेल वर्कबुक दिखाएगा आपको।
एक्सेल वर्कबुक दिखाता है बाय डिफॉल्ट। प्रॉब्लम क्या होता है कि एक्सेल वर्कबुक में अगर फाइल को सेव करते हो तो ये सेव होता है डॉट एक्सएलएस एक्स के फॉर्मेट में। अगर आप किसी को मेल करते हो और उसके पास ओपन ऑफिस है या फिर सिम्फनी है आईबीएम का या फिर वो एक्सेल व्यूअर है तो इस फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा। तो आप रिज्यूमे मान लो किसी को भेज रहे हो मेल करके अपना वर्ड फाइल, उसको आपने इसमें वर्ड फॉर्मेट में भेज दिया, एमएस वर्ड में भेज दिया डॉट DOCX पे। अब एचआर के पास है ही नहीं, उसके पास सिंपल सा वो ये है हाँ। तो इसको हमेशा सेव एज करना है किसमें 97 से 2003 वर्क पे, ये तो चलो ठीक है। दूसरा आता है कि माइक्रो, अगर आपने अपनी फाइल में कोई माइक्रो प्रोग्रामिंग की है, उस प्रोग्रामिंग को आपने एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया तो आपका प्रोग्रामिंग लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये माइक्रो डिसेबल फाइल होती है। 2 घंटे 3 घंटे का जो मेहनत है वो मेहनत आपका चला जाएगा। इसलिए हमेशा आप माइक्रो वाली फाइल को माइक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव करो। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आप 2-3 घंटे से माथा पे ची करके कोई प्रोग्राम लिख लिया, प्रोग्राम कर गया, खुशी के मारे आपने फाइल को सेव किया और एक्सेल वर्कबुक में सेव मार दिया, पूरी प्रोग्राम चली गई। मेरे साथ भी कई बार हुआ है, कई बार बच्चों के साथ भी हुआ है, ठीक है ना। तो हमें क्या है कि हम सिलेक्ट नहीं कर पाए। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट मेरा एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक ही आता है। तो आप एक्सेल ऑप्शन में जाओ, सेव पे जाओ और यहाँ से सेट कर सकते हो कि आपका डिफ़ॉल्ट सेव फॉर्मेट क्या होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सिलेक्ट आएगा। यहाँ चूज कर सकते हो, जो मर्जी चूज कर सकते हो आप, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपका अगर गलती से भी आप सेव भी कर देते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कल से सो गया ना। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ होता है कि जो यहाँ दिख रहे हैं ना, से डिफ़ॉल्ट सेव लोकेशन, आपका फाइल डिफ़ॉल्ट किस फाइल पास में जाता है, जो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी आता है, यहाँ आप अपना चेंज कर सकते हो। ऑटो रिकवरी जानते हो? ऑटो रिकवर जानते हो? कभी कभी फाइल अपने आप बंद हो जाती है हैंग होके, तो लेफ्ट में आता है ना, वो यहाँ से आता है। तो यहाँ पे अगर कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो कम और ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन हर 10 मिनट पे उसको सेव करता है। लेकिन कब देगा, जब आपके सिस्टम में गलती के कारण फाइल बंद होता है तभी देता है, खुद बंद करोगे तो नहीं आता, ठीक है ना। पावर चली गई या फिर हैंग हो गया, एंटाक्स आपने कर दिया, तो 10 मिनट तक की फाइल आएगी, उससे ज़्यादा की फाइल नहीं आएगी। क्लियर है। दूसरा कि जब हम लोग काम करते हैं तो हमारे पास कोई डंप फाइल होता है जो कि काफ़ी बड़ी फाइल होती है, उसमें जस्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसमें कुछ टाइप अप नहीं करते, उसको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हर 10 मिनट में वो हैंग हो जाता है, क्योंकि ऑटो रिकवर चलता है, जितना टाइम सेव करने में लगता है उतना टाइम उसको भी लगता है, हैंग हो जाता है। अब चाहो तो उसको ऑटो रिकवर से बाहर करना, तो वो जो फाइल खुली है उसका लिस्ट यहाँ पे आएगा, सेलेक्ट कीजिए और डिसेबल ऑटो रिकवर कर दीजिए, ऑटो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। सिर पॉइंट यूज करते हो? सिर पॉइंट, तो शेयर पॉइंट जब आप, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि डायरेक्ट आपने फाइल को शेयर पॉइंट में डाल सकते हो। तो डालने से पहले अब ऐसा तो नहीं कि आपने मान लो कि 200 MB की फाइल है, आपने शेयर पॉइंट पे क्लिक कर दिया तो फाइल चली जाएगी। वो अपलोड धीरे धीरे होती है ना, वो ड्राफ्ट में होता है। आपका सी ड्राइव का स्पेस कम ज़्यादा है तो इसको बाहर हटा सकते हो, समझ गए? बताता है चीज़ें। इस लोकेशन जाकर देख सकते हो कि फाइल अपलोड हुआ है कि नहीं। इस लोकेशन में फाइल पड़ा हुआ है फिर अपलोड नहीं हुआ है। फिर हम बात करते हैं एडवांस की। एडवांस में कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि एंटर मारने पे कर्सर डाउन होता है ना, यहाँ से आप लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हो। आपने टाइपिंग, हमारा आप मोस्टली टाइपिंग इस तरह से करते हो, लेफ्ट करते हो राइट करते हो, तो उसका यूज़ कर सकते हो। दूसरा है कि एक चीज़ और आता है, डेसिमल्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 50 लिखा ना मैंने, 50 का परसेंटेज लगाऊंगा तो क्या होगा, 50%, 50 में मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो आप इस पे अगर एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में अगर मैंने ये पे इस पर क्लिक कर दिया तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली 50 का डिवाइड हो गया आएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली 50%। आप लिखोगे 100 आएगा 1, ठीक है ना। तो
तो कभी आपको खूब बहुत सारे परसेंटेज वैल्यू टाइप करने हैं तो 12% का सिंबल लगाना पड़ता है आपको, तो उसके फिर इसका सेटिंग चेंज कर लीजिए, जब काम हो जाए तो आप सेटिंग को हटा दीजिए। कभी कभी आपको जो ड्रैगिंग पॉइंट नहीं क्रिएट होता है या आपको डिसेबल करना है ड्रैगिंग पॉइंट, तो एक्सेल ऑप्शंस में एडवांस में यहाँ से कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जैसे फार्मूला बार को यहाँ से जो जैसे फाइल खुली है, जो 3-4 फाइल खुली है ना, यहाँ पे सारे फाइल यहाँ पे दिखते हैं, ऑल टैब से भी दिखते हैं। आप चाहोगे तो नहीं भी दिखेंगे। कैसे? एक्सेल ऑप्शन पे आइए, एडवांस में आइए, ये रहा आपका शो ऑल विंडो ऑल द टास्क बार, ऑल विंडो इन द टास्क बार। अब कीजिए, यहाँ पे एक ही फाइल दिखेगा, ऑल टैब में भी नहीं आएगा। लेकिन अब स्विच कैसे करोगे? तो व्यू के अंदर में स्विच विंडो होता है, यहाँ से स्विच करोगे आप। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चेंजिंग है, आप इसको और ध्यान से देखिएगा, इसमें और चीज़ें मिलेगी आप जो समझिए। जैसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, सीट टैब, सीट के नाम होते सीट टैब बोलते हैं। ज़रा से यहाँ पे कॉलम हीडर्स जो ABCD आ रहा है इसको भी हटा सकते हो आप। पेज ब्रेक्स, ये लाइन की कलर को चेंज कर सकते हो। तो एज पर रिक्वायरमेंट इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो आप। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आता है हमारा कि कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि मेनू बार में नहीं है, या फिर आपको है कहाँ है पता नहीं चलता आपको, तो कस्टमाइज में उसको ढूंढ सकते हो। सारे ऑप्शंस ऑल कमांड करो, जैसे मुझे पेस्ट वैल्यू करना है या पेस्ट वैल्यू करना है या बॉर्डर करना है, ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करके ऐड कर दिया, एंड ओके कर दिया, ये ऊपर आ गया। अब मुझे बॉर्डर अप्लाई करना होगा तो होम में जाके इस पे जाके करने की ज़रूरत नहीं, सीधे से क्लिक कर दूंगा। या फिर इसका शॉर्टकट भी जनरेट हो गया, अल्ट प्रेस करो, नंबर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 4 नंबर दे दो। तो ऐसे जो ऑप्शन जैसे पेस्ट वैल्यू यूज करते ज़्यादातर हम लोग, बॉर्डर हो गया, ऐसे जो भी आप ऑप्शन ज़्यादा यूज करते हो उसको आप वहाँ पर रख सकते हो। या कुछ ऐसे ऑप्शन जो मेनू बार में नहीं है वो आप वहाँ पे ला सकते हो कस्टमाइज रिबन में। कमांड नॉट इन में रिबन, ये सारे कमांड रिबन के अंदर में नहीं है। जैसे कैमरा, पता कैमरा क्या करता है? पता है? बताता हूँ। इसकी स्क्रीन, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया ना, यहाँ इसको सेलेक्ट कर लिया, इसकी फोटो लीजिए, इसमें पेस्ट एज ए पिक्चर। इधर सिर्फ मेनू बार को नहीं करने देता है, 2013 में तो मेनू बार को भी कर सकते हो आप, ऊपर मेनू बार पे भी कर सकते हो, पेस्ट एज ए पिक्चर। ऐसे आपको क्या करना, अगर ऐसे ना करो तो, अगर इसका यूज ना करो तो क्या होगा, स्नैपशॉट लेते हो ना, तो इसके ले सकते हो आप। स्नैपशॉट जाओगे पेन पे लेके, फिर कट वट करोगे, फिर डालोगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो पेस्ट जो पिक्चर हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है? तो ऐसे मेनू बार में जो कमांड है जो देख सकते हो, जो मेनू बार में अवेलेबल नहीं वो देख सकते हो। अगर जैसे मैं कोई चीज़ अपने एक्सेल में अपने सिस्टम में कुछ एनेबल कर रहा हूँ, वो फाइल मैंने दूसरे सिस्टम पे इसको सेंड करी, नहीं होगा, तो वो सिस्टम एनेबल नहीं रहेगी, वो हाँ इसके अंदर से हाँ, मैंने आपको, हाँ मैंने बोला कि जो सेटिंग चेंज करते हो एप्लीकेशन की सेटिंग, हाँ कुछ है जो चीज़ें होगा, जैसे कि एक्सेल ऑप्शन पे एडवांस में आप आते हैं ना, कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर फाइल की सेटिंग्स है, तो अगर वो फाइल भेजोगे तो चीज़ उनकी नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार नहीं रहेगी, पर्टिकुलर शीट की सेटिंग्स है, ये नहीं जाएगी, ये जाएगी, इसके अलावा कोई और नहीं जाएगा। डिस्प्ले वाली हो जाएगी, बाकी कोई नहीं जाएगी। हाँ, यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शंस बुक 3 की सेटिंग चेंज हो रही है सर। ठीक है, बाकी एडिंग्स वगैरह तो है जो आपको बाद में सिखाऊंगा मैं। तो आज मैंने आपके 2 टॉपिक कवर किए। पहला टॉपिक मैंने शॉर्टकट हैंडलिंग का कवर किया और दूसरा मैंने एक्सेल सेटिंग का कवर किया।
कल मैं आपके होम मेनू से एडवांस पेस्ट स्पेशल से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। किससे स्टार्ट करूँगा? एडवांस पेस्ट स्पेशल। तो मिलते हैं कल। कल नहीं सर, कल क्लास नहीं होगी सर, शुक्ला जी। और कल